हाँ बच्चों, क्या हाल है? आवाज आ रही है सभी को? एक बार क्विकली रिप्लाई कर दीजिए। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा मैं। हाँ, जल्दी जल्दी अपने अटेंडेंस लगा दीजिए बच्चों। ठीक है, बस क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। सर आप कश्मीर गए थे? गया था बेटा, अब तो आ गया वापस। आप किस बुक से स्टडी कराते हैं? बेटा कोई बुक नहीं है, आपको अगर पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी किताब पढ़ें और जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़। एक्चुअल में कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है बच्चों, हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो वो में भी बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे सोर्सेज का पूरा कॉम्बिनेशन है। बूस्टर लिए हो क्या? सर एटीपी डार्क क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ बता दीजिए। अच्छा हाँ, एक बार मैंने एक सवाल आप लोगों को आप लोगों से पूछा था कि हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी है, तो क्यों जो है एटीपी की कोई ड्रिंक नहीं आती है कि डायरेक्टली इंजेक्शन से। तो कुछ बच्चों का सवाल आया था, मतलब आंसर आया था कि सर हम लोग जो है इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो स्टमक में जाकर के डाइजेस्ट हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट। बच्चों इंजेक्शन से तो भी ले सकते हैं हम लोग। तो उसके कई रीजंस है बच्चों। एक रीजन तो ये है कि एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो बहुत मतलब कम स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। और दूसरा एक रीजन ये है बच्चों कि जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जैसे सेल में, सेल के अंदर भी जिस जगह जिसकी मतलब एटीपी की जरूरत है, तो स्पेसिफिकली उस सेल में कैसे पहुंचाएंगे, तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हमने अगर ब्लड में इंजेक्ट कर दिया तो पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो ये रीजंस है कि क्यों हम लोग, एक मेन रीजन तो यही है कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। सर आप कितने साल से नीट पढ़ा रहे हैं बच्चों? यही लगभग 13 साल हो गए। ठीक है बच्चों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। लास्ट टर्न पर बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन अपने हार्ट में होता है। और है ना, एक बार क्विकली मैं आपको याद दिलवा देता हूं। होता क्या है बच्चों, पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम उस वक्त डायस्टोल करता है, रिलैक्स करता है। उसके बाद जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो खुलता है ना, और राइट एट्रियम में सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। और जब सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है तो राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलने के बाद उस रास्ते से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और जैसे ही पूरा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व तुरंत बंद हो जाता है ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। जितने भी वॉल्स हैं बच्चों, अपने हार्ट में जितने भी वॉल्स हैं वो सब ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा बच्चों जो राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भरा हुआ है, उस वक्त राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा था? डायस्टोल रिलैक्स कर रहा था। फिर राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब सिस्टोल होता है, और ब्लड राइट वेंट्रिकल से किसके जरिए? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व खुल करके या मिट्रल वॉल्व खुल करके लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ये जो पूरा पाथवे है, पूरा जो सर्कुलेशन है ब्लड का, इस पूरे पाथवे में ब्लड हार्ट को 2 बार ट्रेवल करता है, इसलिए इस चीज को डबल सर्कुलेशन कह देते हैं। अच्छा, आप हायर क्लासेस में आएंगे तो हम एक और रीजन बताएंगे कि क्यों इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्योंकि 2 सर्कुलेटरी पाथवे हैं, एक हमारे बॉडी का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन पाथवे और हार्ट के बीच का एक पाथवे, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब ये बेसिकली अपना पूरा बॉडी का सर्कुलेशन है। और एक जो हार्ट और लंग के बीच का सर्कुलेटरी पाथवे है,
तो एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है जो पूरे बॉडी और हार्ट से कनेक्शन है, और दूसरा हार्ट और लंग का कनेक्शन है, उस पाथवे को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो एक और रीजन है ना, कि क्यों हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं ह्यूमन बींग्स में। देयर आर टू सर्कुलेशन, वन बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी एंड द अदर बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। सो देयर आर टू सर्कुलेटरी पाथवेज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। बात समझ गए बच्चों? तो मेजर मोटी मोटी बातें हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस कर लिया था। अब आज और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द कार्डियक साइकिल। तो ये बात तो हम सब लोग जानते हैं बच्चों, जो हार्ट बीट का रेट है, हार्ट बीट का रेट है ह्यूमन बींग्स में कितना है बच्चों? एट एन एवरेज इट इज 72 टाइम्स पर मिनट, है ना, 72 टाइम्स पर मिनट। ये एक्चुअल में एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन इंडिविजुअल का हार्ट बीट का रेट है। ये हार्ट बीट का रेट बच्चों में आप सुनेंगे तो ज्यादा होता है ना। इन फीमेल्स इट इज मोर, इन ओल्ड एज इंडिविजुअल्स इट इज कंपैरेटिवली लेस। तो याद रखिएगा बच्चों, बच्चों में छोटे बच्चों में जो हार्ट बीट का रेट है वो ज्यादा है। बच्चों ये हार्ट बीट का रेट भी एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है ना। मेटाबॉलिज्म का मतलब बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी जनरेशन का रेट। तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, एनर्जी का रिक्वायरमेंट एट इंस्टेंट ज्यादा होता है उनके लिए, इस वजह से उनका हार्ट बीट का रेट भी ज्यादा होता है ना। लेकिन ओल्ड एज में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो एक्टिवनेस है, वो कम हो जाती है, इस वजह से हार्ट बीट का रेट कंपैरेटिवली कम होता है। एवरेज आपको 72 ही याद रखना है ना। पल्स रेट के बारे में भी अभी बताऊंगा बच्चों, अभी ये बात सुन लीजिए, ठीक है। तो ये बात सभी लोग समझ गए, हार्ट बीट का रेट 72 टाइम्स पर मिनट है एट एन एवरेज, है ना, एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन इंडिविजुअल के लिए। वाई इन फीमेल्स, तो फीमेल्स के अंदर भी बच्चों यही है कि फीमेल्स का जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है बच्चों, है ना। इसी वजह से जो फीमेल्स के बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो बेसल टेम्परेचर होता है, वो भी मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा जनरेशन, हीट जनरेशन किस वजह से हो रहा है? मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिज्म ज्यादा तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा तो जल्दी जल्दी ब्लड को पंप किया जाएगा बॉडी के अंदर। बात समझ गए ना बच्चों? याद रखिएगा। यस बच्चों, ये बात आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ गए। अब जो पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे थे वो बताने जा रहे हैं बच्चों। तो हार्ट बीट रेट का मतलब 72 टाइम हमारा हार्ट बीट करता है 1 मिनट में, और इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं कि 72 कार्डियक साइकिल्स, देयर आर 72 कार्डियक साइकिल्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में, या और वी कैन से 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड में 72 कार्डियक साइकिल, 72 कार्डियक साइकिल्स होती हैं। अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, अभी अब आप क्वेश्चन लास्ट में एड्रेस करेंगे, अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कंसंट्रेशन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So 72 cardiac cycles in 1 minute or 60 seconds. So one cardiac cycle, एक cardiac cycle का जो ड्यूरेशन होगा वो 60 डिवाइडेड बाई 72 होगा, that is 0.8 seconds. स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं कि पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में चला गया। जो एक साइकिल है ना बच्चों, ये 0.8 सेकंड में हो गई, 1 सेकंड से भी कम टाइम में। So याद रखना है स्टूडेंट्स, द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड्स, 0.8 सेकंड्स में ये पूरा काम हो जाता है। So याद रखेंगे ना बच्चों, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है बच्चों? 0.8 सेकंड्स होता है। क्या ये बात सभी लोग समझ गए बच्चों? क्या अगर मैं आपसे एक दूसरा हार्ट बीट का रेट दे करके कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कैलकुलेट करवाऊं तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना बच्चों? मैं कह दूं कि कोई बंदा है, वो बहुत डर गया है, कोई स्नेक देख लिया उसने घर में और उसका हार्ट बीट का रेट 90 टाइम्स पर मिनट हो गया है। अब बताओ उसके कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन निकालो, निकाल लेंगे ना बच्चों? 1 मिनट में 90 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है, या 90 टाइम्स कार्डियक साइकिल, 90 कार्डियक साइकिल से। सो 60 डिवाइडेड बाय 90 आप निकाल लेंगे कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन। बात क्लियर है ना बच्चों सभी को? आई होप ये बात सभी लोग समझ गए। दिस इज अबाउट कार्डियक साइकिल। और आगे चलते हैं बच्चों, और आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, एंड दैट इज एक्चुअली पल्स रेट।
पल्स रेट के बारे में समझाने जा रहा हूं बच्चों। पल्स रेट भी हार्ट बीट रेट के ही जैसा है, साइनोनिमस है, ऐसा बोल सकते हैं। जितना हार्ट बीट का रेट रहता है यूजुअली उतना ही पल्स का रेट रहता है। पहली बात तो ये समझिए, पल्स रेट के बारे में एक बात और मैं आपको समझाता हूं। पल्स रेट भी नॉर्मली 72 टाइम्स पर मिनट होता है बच्चों, 72 टाइम्स पर मिनट होता है। पहली बात तो ये कि पल्स किसमें मेजर करते हैं। ये वो पल्स नहीं है बच्चों जो हम लोग आजकल टॉफी आ रही है वो खाते हैं। दिस इज द पल्स दैट इज फेल्ट इन द आर्टरीज। पल्स किसमें मेजर करते हैं बच्चों? आर्टरी में मेजर करते हैं। सबसे पहली बात ये आप देखे होंगे ना बच्चों, जब डॉक्टर के पास, नॉर्मल क्लिनिशियन के पास जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपका रिस्ट पकड़ करके वो अपनी घड़ी के साथ टैली करते हैं कि आपका पल्स रेट क्या है, ठीक है या नहीं। तो कैसे मेजर करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। अब ध्यान दीजिए कैसे मेजर करते हैं। आप सब लोगों को भी मेजर करने आना चाहिए। इट्स ऑल्सो अ मोड ऑफ फर्स्ट एड। घर में किसी की तबीयत खराब है तो आपको पता चलना, मतलब आपको हार्ट बीट का रेट या पल्स रेट मेजर करने आना चाहिए। कैसे मेजर करेंगे आपको तरीका बता रहा हूं, सब लोगों को करने आना चाहिए। देखिए आपका जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड में जो आपका जहां रिस्ट स्टार्ट हो रहा है, जहां पाम खत्म हो रहा है, पंजा खत्म हो रहा है, रिस्ट स्टार्ट हो रहा है, वहां से बिल्कुल बीचों बीच लगभग 1 इंच नीचे आइए। जो सेंटर में दो आप देखते हैं ना, या सेंटर में दो बेसिकली ये लिगामेंट्स टाइप के आपको महसूस होते हुए, हार्ट थोड़ा सा 1 इंच नीचे आने के बाद अंगूठे वाले डायरेक्शन में हल्का सा साइड में एक डिप्रेशन, एक गड्ढा है। उस गड्ढे में अपने फिंगर के टिप का सॉफ्ट वाला पोर्शन प्लेस करिए। जब आप प्लेस करेंगे ना बच्चों, आपको हल्का सा कुछ पल्सेशन महसूस हो रहा होगा। वही पल्सेशन एक्चुअल में हार्ट पल्स रेट है। मतलब वो कितने पल्सेशन 1 मिनट में आप महसूस कर रहे हैं, वही आपका पल्स रेट है। फिर से सुनिएगा बच्चों, ये जैसे आपका राइट हैंड है, राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड में बिल्कुल बीचों बीच 1 इंच पाम से नीचे आइए, लगभग 1 इंच। और 1 इंच नीचे आने के बाद अंगूठे वाले डायरेक्शन में राइट साइड में हल्का सा गड्ढा है, डिप्रेशन है। उस डिप्रेशन में अपने फिंगर का सॉफ्ट वाला पोर्शन प्लेस करिए। और प्लेस करने के बाद बहुत ही गौर से महसूस करने की कोशिश करिए, आप पल्सेशन महसूस कर पा रहे हो। वो जो पल्सेशन है ना बच्चों, दैट पल्सेशन इज मेजर्ड। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, 1 मिनट पूरा थोड़ी बैठ करके वो मेजर करते हैं, वो 10 सेकंड या 5 सेकंड में देख लेते हैं कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 1 मिनट का निकाल देते हैं। है ना बच्चों? नहीं हो रहा है फील, कोशिश करिए, है ना। मैं आपको बस बता ही सकता हूं, आपका पंजा जो है उसके बिल्कुल बीचों बीच, है ना, सेंटर से अंगूठे के डायरेक्शन में हल्का सा साइड में डिप्रेशन है, गड्ढा है, उसमें अपने फिंगर का टिप वाला पोर्शन प्लेस करिए। आप महसूस कर पाएंगे बच्चों, है ना, आप महसूस कर पाएंगे। ग्रुप में ऐड होना है बच्चों। बेटा वो मैंने आपको बताया था ना कि 73006666 है ना 551 वाले नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। सर थंब के पास हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में आप आर्टरी महसूस कर रहे हैं। आर्टरी हमारे बॉडी में थोड़ा डीप लोकेटेड होती है, बाहर नहीं होती है। बाहर बाहर जो दिखता है ना, ये सब वेन्स है बच्चों, आर्टरी गहराई में होती है, इसीलिए आपको अंदर थोड़ा प्लेस करना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको पल्स रेट मेजर करना सिखा दिया बच्चों। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अगर ये पल्सेशन आपने महसूस किया, आपने फील किया, तो पहले सोच करके मुझे बताइए ये क्या है, मतलब क्या महसूस हो रहा है, क्यों पल्सेशन का मतलब क्या? आर्टरीज दब रही हैं और रिलैक्स हो रही है, दब रही है रिलैक्स हो रही है, क्या हो रहा है वो? आप तो जानते हैं कि आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्व वगैरह नहीं है, तो फिर ये पल्सेशन जो महसूस हो रहा है क्या है? व्हाट इज इट? So I will tell you, just wait for a while. कुछ 1-2 मिनट के लिए अभी वेट करिए, वो टॉपिक भी आ जाएगा। अभी मैंने आपको पल्स रेट बता दिया, और एक बात यहां पर और मैं लिखूंगा क्या, कि पल्स रेट इज मेजर्ड इन आर्टरीज। मेजर्ड इन आर्टरीज, ये कहां पर मेजर किया जाता है? आर्टरीज में मेजर किया जाता है ना, जो कि डीप सीटेड होती है, थोड़ा सा डीप सीटेड होती है, डीप सीटेड। अच्छा, मैं अभी पहले आपसे सवाल ही पूछ लेता हूं, बताओ बच्चों, वो पल्सेशन महसूस क्यों हो रहा है? ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ब्लड का फ्लो तो कांस्टेंट हो रहा है ना, मतलब ब्लड का फ्लो तो लगातार हो रहा है, कभी रुक थोड़ी जा रहा है। तो फिर वो पल्सेशन क्या महसूस हो रहा है? मैंने भी किया, ठीक है, एक मिनट तक वेट नहीं करना था, आप 10 सेकंड में ही कर लेते तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते, जितना भी आए आता, है ना, दैट वाज योर पल्स रेट।
कोई बता सकता है बच्चों मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि वो पल्सेशन किस चीज का महसूस हो रहा है? तब तक आप सोचिए, हम अभी 1 मिनट में जब अपन उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे. इज देयर अ रीजन व्हाई आर्टरी इज डीप सीटेड? यस, ताकि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है. उसको अगर बाहर से डैमेज या कट लग गया तो ब्लड ज्यादा फ्लो हो सकता है ना बच्चों? इसलिए आर्टरी को छुपा करके अंदर रखा गया है. फ्रीक्वेंसी रेट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी रेट? चलिए बच्चों, मैं खुद अभी आपको बताऊंगा. अभी ब्लड प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट पहले समझा दूं, ब्लड प्रेशर के बाद वो चीज आपको समझ में आएगी. बच्चों अगर ये बात भी आप सब लोगों को समझ में आ गया हो तो एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज ब्लड प्रेशर. एंड व्हाट इज दिस ब्लड प्रेशर? लेट मी टॉक टू यू अबाउट दिस. अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब मैं मार्कर रख दे रहा हूं, पहले मैं सारी बात आपको समझा दे रहा हूं, बहुत केयरफुली सुनिए बच्चों. ब्लड जब आर्टरी में रन करता है, फ्लो करता है, तो आर्टरी के दीवारों के तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है. इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं. So what is blood pressure? It is simply the pressure exerted by blood on the wall of the arteries. इसका मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर भी आर्टरीज में मेजर करते हैं. याद रखना है बच्चों, what is blood pressure? It is the pressure exerted by blood on the wall of arteries. एक बात. दूसरी बात, blood pressure is measured by an instrument called as sphygmomanometer. ये बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों, जो अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है ना? याद रखिएगा बच्चों, क्या हमने बताया? दो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हमने बताई. एक बात हमने ये बताया, ब्लड प्रेशर क्या है? प्रेशर exerted on the wall of artery. कहां पर बच्चों? वॉल ऑफ आर्टरी. आर्टरी के वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं. दूसरी बात क्या कह दिया जाए? मेजर्ड बाय. ये कैसे मेजर किया जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसे स्फिग्मो, SPHYGMO, स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है बच्चों. स्फिग्मोमैनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊं बच्चों, दो मेजरमेंट्स होते हैं ब्लड प्रेशर के, एक सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर. अब ये क्या है ये भी मैं समझाता हूं बच्चों. देखिए, हमारे हार्ट से जो ब्लड रवाना होता है बॉडी के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से निकल रहा है, वो किसके जरिए निकल रहा है बच्चों? कहां से निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से निकल रहा है. और किसमें जा रहा है? एओर्टा में जा रहा है. और एओर्टा के जरिए कहां जा रहा है? पूरे बॉडी में फैल रहा है. तो वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, ये प्रेशर से, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड पूरा फ्लो करता है एओर्टा के जरिए बॉडी में. तो वो जब सिस्टोल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उस वक्त ब्लड का फ्लो तेज है. और जब लेफ्ट वाला वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है, क्या उस वक्त ब्लड का फ्लो रुक गया है? नहीं, उस वक्त भी ब्लड का फ्लो हो रहा है, लेकिन अब प्रेशर थोड़ा कम है. उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. तो दो प्रेशर्स हैं. एक सिस्टोलिक प्रेशर, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, तब ब्लड का फ्लो तेज है, तब प्रेशर ज्यादा है. और जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, तो ब्लड का फ्लो अब धीरे है. उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर. तो दो प्रेशर्स आपने सीख लिया बच्चों. एक हमने ब्लड प्रेशर, बीपी में, नॉर्मल ब्लड प्रेशर में हमने दो प्रेशर्स आपको बताया. एक सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा क्या है बच्चों? डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर कितना है बच्चों? 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg. जानते हैं ना बच्चों सभी लोग. और दूसरा क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर. तो डायस्टोलिक प्रेशर बच्चों, ये 80 mm ऑफ Hg. ये प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है mm ऑफ Hg. कितना मरकरी राइज कर रहा है ट्यूब में. तो नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चों? 120/80. ये नॉर्मल बीपी आता है बच्चों. अगर इसी से जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ गया, देन हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. और अगर इन दोनों वैल्यूज से प्रेशर कम हो गया, देन इट्स कॉल्ड एज लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन. बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल है बच्चों.
अगर इस नॉर्मल से बढ़ेगा तो भी दिक्कत, अगर इस नॉर्मल से घटेगा तो भी दिक्कत। तो अगर बढ़ता है देन इट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, या इसी को हाई बीपी बोलते बच्चों, हाई बीपी। और ये कितना हो जाते, कितना मतलब एक 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 वैल्यू में दे देता हूं, 140/90 हो गया तो ये प्रेशर नॉर्मल से बढ़ गया। बढ़ने को तो और ज्यादा भी बढ़ सकता है, बट एक एक वैल्यू दे रहा हूं, है ना। 140/90 से भी अगर ज्यादा होगा तब भी हाई ब्लड प्रेशर। अब एक बात सोचिए बच्चों, एक बात सुनिएगा। आप सोच रहे होंगे या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़िया है ना, जल्दी जल्दी तेजी से अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचेगा, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बच्चों प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉडी में कुछ बहुत नाजुक, कुछ बहुत पतली पतली कैपिलरीज है, जिनमें अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो फट जाएंगे। इसलिए नॉर्मल से ज्यादा ब्लड प्रेशर खतरनाक है, डेंजरस है। जो 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 बहुत कमजोर नाजुक कैपिलरीज है, आपने सुना है ना बच्चों, ब्रेन हैमरेज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द रीजन, हाई बीपी इज वन ऑफ द रीजन। ब्रेन में कैपिलरीज, ब्रेन के चारों तरफ कैपिलरीज बहुत नाजुक है, अगर प्रेशर ज्यादा हुआ फट जाएंगे, हैमरेज हो जाता है। किडनी में बच्चों, किडनी फेलियर भी कई बार हो सकता है, किडनी के अंदर भी जो आर्टरी, जो पतली पतली कैपिलरीज वो फट जाती हैं हाई बीपी की वजह से। तो याद रखिएगा, हाई बीपी इज डेंजरस बिकॉज इट कैन लीड टू बर्स्टिंग और रप्चर ऑफ डेलिकेट कैपिलरीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बात सभी लोग समझ गए बच्चों? यस, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ये बात आई होप सभी लोग समझ गए। इसका एक और दिक्कत क्या है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को हम लोग लो बीपी भी कहते हैं, लो बीपी। और ये कैसे, कितना हो सकता है बच्चों? जैसे 110 और 80 से 70 हो सकता है, ये लो बीपी। लो बीपी में क्या दिक्कत होती है बच्चों? अपने बॉडी के ऑर्गन्स को एप्रोप्रिएट वॉल्यूम में ब्लड या एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। सो लो बीपी इज ऑल्सो डेंजरस एंड हाई बीपी इज ऑल्सो डेंजरस। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लीजिए। आर्टरी के दीवार पर पल्स रहे, हाँ। अब मैं उस सवाल का आपको जवाब दूंगा जो मैंने आपसे पूछा था कि ये जो पल्स महसूस करते हैं क्यों। तो एक्चुअल में बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि एक पाइप को हमने टैप में लगा दिया, नल में लगा दिया, और नल को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। पाइप को देख करके क्या आपको क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि पाइप कभी स्वेल कर रही है, कभी पतली हो जा रही है, स्वेल कर रही है, पतली हो जा रही है। यही चीज तो अपने ब्लड के फ्लो या प्रेशर में वेरिएशन के वजह से पल्स महसूस हो रही है। जब प्रेशर ज्यादा तो आर्टरी फूल गई, जब प्रेशर तुरंत कम तो आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर फूल गई। तो वो फूलना और कॉन्ट्रैक्शन के मतलब जो प्रेशर है ना आर्टरी के अंदर, वो प्रेशर चेंज होने की वजह से वो महसूस हो रहा है। बात सभी लोग समझ गए ना बच्चों? तो ब्लड प्रेशर के वेरिएशन के वजह से हमारे आर्टरीज में पल्स महसूस होता है। बच्चों अब बताइए, क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं। सर मेरे फादर 72 एज के हो गए, फिर भी कोई बीपी और शुगर नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बच्चों। है ना, जो लोग, मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी बीमारियां हैं ना बच्चों, ये ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब जानते हैं बच्चों, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है बच्चों? एक्चुअल में हम लोग पुराने टाइम में बहुत मेहनत करते थे, इस वजह से जितना भी खाते थे वो सब यूज हो जाता था। अब आज के दिन में हर किसी के पास तो मशीन है, मोटर बाइक है, कोई चल नहीं रहा है, कोई कपड़े नहीं धुल रहा है हाथ से, कोई बर्तन हाथ से शायद नहीं धुल रहा है, काम वाले रख रहे हैं या डिश वॉशर आ गए हैं। तो हम लोग जब खा रहे हैं, उस खाए हुए खाने के कैलोरीज को कहीं यूज ही नहीं कर रहे, तो ये सब बीमारियां हो रही हैं बच्चों। तो जितना ज्यादा फिजिकल वर्क करेंगे उतना ज्यादा फिट रहेंगे, उतना ज्यादा बीमारियों से दूर रहेंगे। सो दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। और कोई डाउट बच्चों? हाउ टू क्योर बीपी? बच्चों अब उनके उसके लिए दवाएं वगैरह चलती हैं क्या? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस। प्लीज टेल द मीनिंग। क्या मतलब कि अगर आर्टेरियोल, तो आर्टरीज के ब्रांचेस को कहते हैं। सवाल बहुत स्पेसिफिक रखो, छोटा रखो, क्योंकि इतना लंबा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सर हाई ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें?
बच्चों उसकी मेडिसिन आती हैं, यूजुअली कहा जाता है नमक वगैरह कम खाओ, बहुत सारा वो कॉम्प्लिकेटेड बात है। अभी ये जो पढ़ा है इसमें से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बच्चों। सर शुगर हो जाने पर वाटर पीने से सही हो जाता है, रोज वाटर। बच्चों ऐसा तो कुछ कोई इंग्लिश मेडिकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं सुनने में आता है ना, बट मे बी देयर मे बी सम काइंड ऑफ हर्बल ट्रीटमेंट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ब्लड प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट सब लोग समझ गए। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है लास्ट में, हार्ट बीट साउंड। हार्ट बीट साउंड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। एक बार बहुत पहले यूपी में सीपीएमटी का टेस्ट होता था, एमबीबीएस का टेस्ट होता था, तो उसमें सवाल ये पूछा गया था बहुत पहले, मतलब लगभग 30-35 साल पहले, और पूछा यह गया कि हार्ट बीट जब करता है तो कौन सी आवाज आती है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है। और पता है बच्चों, पहला ही ऑप्शन था धक धक। अब बच्चों ने इतना गाना सुन रखा है कि दिल धक धक करता है और सबके दिमाग में भी बैठ गया और सब मानने भी लगे, लेकिन रियलिटी में बच्चों दिल धक धक नहीं करता है, दिल लब एंड डब करता है, ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं बच्चों। तो अब ज्यादा गाना सुन करके उसको नहीं मानना है बच्चों। अब क्योंकि गाने में भी रिदम चाहिए ना, कहीं गाने में हम लोग लब डब डाल देंगे तो पूरा पूरा जो रिदम है वही ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो याद रखिएगा, लब और डब साउंड प्रोड्यूस होता है। दीज आर दी टू हार्ट बीट साउंड्स, वन ऑफ देम इज लब एंड द अदर वन इज डब। लब साउंड और डब साउंड, ये हार्ट बीट के वक्त ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हो सर ये आवाज आती कहां से, क्या हार्ट की दीवार क्लैपिंग टाइप का करते हैं कुछ या समथिंग लाइक दैट? नहीं बच्चों, ये आवाज वॉल्व के बंद होने की वजह से होती है। पता है बच्चों, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व दोनों एक साथ बंद होते हैं, तो जब ट्राई और बाइकस्पिड वॉल्व एक साथ बंद होते हैं तो हार्ट लब साउंड प्रोड्यूस करता है। और जो सेमी लूनर वॉल से याद है ना बच्चों, जब सेमी लूनर वॉल्स बंद होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बता दी क्या, जब ट्राई और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों एक साथ बंद होते हैं बच्चों, और जब दोनों एक साथ बंद होते हैं तो लब साउंड, और जब सेमी लूनर वॉल्व दोनों एक साथ बंद होते हैं तो डब साउंड। तो लब एंड डब, दीज आर दी टू साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हार्ट बीट। ये बात मैं लिख देता हूं, लब साउंड कब बच्चों, ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ tricuspid and bicuspid valve। और दूसरा क्या कह दिया जाए बच्चों, डब साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल्स। जो सेमीलूनर वॉल्स है ना बच्चों, सेमीलूनर वॉल्स है, उनके बंद होने की वजह से डब साउंड प्रोड्यूस होता है। बच्चों क्या बात समझ में है? कार्डियक साइकिल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चों, अब लेट आओगे तो फिर वापस से वो पूरा पुरानी बात मैं रिपीट नहीं करूंगा, है ना। अभी अब जो बता रहा हूं इसमें अगर डाउट हो तो पूछो, आप पुराना रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, वो तो मैंने पहले बता दिया ना। हम अनिका सर, कोरोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट बट यू सेड आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए बच्चों, कोरोनरी आर्टरी हार्ट की दीवार में ब्लड ला रही है, हार्ट के अंदर नहीं। जो वो बोला ना कि आर्टरीज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दैट मींस इनसाइड द हार्ट, द कैविटी ऑफ द हार्ट वेयर द ब्लड विल एक्यूमुलेट एंड विल बी पंप्ड आउट। तो वो उससे कंफ्यूज मत करिए, है ना। जो कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट के दीवार में ब्लड ला रही है, नॉट इनसाइड द कैविटी ऑफ द हार्ट। आई होप बच्चों ये बात सभी को क्लियर हो गई। ये पूरा सर्कुलेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। अब और आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हम लोग ऑलरेडी टिश्यू वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, है ना। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है। किस प्रोसेस से होता है? एसेंट ऑफ सैप प्रोसेस से। एसेंट ऑफ सैप का जो सबसे मतलब माना जाना थियरी है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल थियरी। किसने दिया था? जॉली एंड डिक्सन ने दिया था, याद आया बच्चों। फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव प्रोसेस है। पत्तियों से रूट्स, और रूट से जहां पर रिक्वायर्ड होता है वहां वहां ट्रांसपोर्ट होता है खाना। किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है ना बच्चों। याद आया सभी को? वो टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो दोबारा मैंने वही बोला था कि आगे उसको रिपीट नहीं करेंगे। ऑलरेडी टिश्यू वाले चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं,
जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट। आई होप स्टूडेंट्स सर्कुलेशन वाला पूरा पार्ट सभी को समझ में आ गया है। अब इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज एक्सक्रीशन। ये चीज मैं रब कर दे रहा हूं बच्चों, मैं अभी सर्कुलेशन वाला पूरा पार्ट टॉपिक हम लोग खत्म कर लिए हैं, अब हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मैं रब करने जा रहा हूं बच्चों, बहुत है ना, ध्यान से इसको नोट्स इसका बना लीजिएगा, बाद में स्नैपशॉट ले लीजिए। अब इसको क्लियर कर रहा हूं बच्चों। अब बच्चों दूसरा जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लास्ट लाइफ प्रोसेस है इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस का, दैट इज एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स, है ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में स्टूडेंट्स? एक्सक्रीशन के बारे में। बच्चों सबसे पहले एक्सक्रीशन जो शब्द है उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। उसके डेफिनेशन में बच्चों को लगता है कि बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ज्यादातर बच्चों को यही लगता है एक्सक्रीशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बॉडी के वेस्ट को बाहर किया जाता है। बट इन रियलिटी दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, या ये सही बात नहीं है ना। बात समझिए, आज चैप्टर अभी तो नहीं खत्म हो पाएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट टर्न पर ये वाला चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी सुन लीजिए बच्चों, अभी बात ध्यान दीजिए बच्चों। एक्सक्रीशन हम लोग दूसरा लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज एक्सक्रीशन। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि एक्सक्रीशन का मतलब ये कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करना। उस हिसाब से तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो जो बॉडी से बाहर किया जा रहा है फिसीज के फॉर्म में, उसको भी एक्सक्रीशन बोलना चाहिए, बट दैट इज इजेशन। तो क्या इजेशन एक्सक्रीशन एक ही है? नहीं बच्चों, एक्सक्रीशन इज नॉट सिंपली सेइंग रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। फिर क्या बोला जाए? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, बहुत केयरफुली ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, अब सवाल मत पूछिए, अब सुन लीजिए फिर सवाल पूछिएगा बाद में। बच्चों अपने बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, इन रिएक्शंस को हम लोग कह देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। अपने बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं, हर सेल में बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं। उन रिएक्शंस को क्या कह देते हैं बच्चों? बायोकेमिकल रिएक्शंस। और बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी चल रही हैं उन सब का जो सम टोटल है उसे बोल दिया जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अपने बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक साथ मिला करके क्या कह देते हैं बच्चों? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, क्या बच्चों? बाई प्रोडक्ट। उस बाई प्रोडक्ट को हम लोग कह देते हैं मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट कह देते हैं या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट कह देते हैं। फिर से सुनिए, अपने बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर के क्या कह दिया जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल रहा है, उन प्रोडक्ट्स को मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स कह देते हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट कह देते हैं। और उन मेटाबॉलिक वेस्ट के एलिमिनेशन को हम क्या कह देते हैं? एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। बच्चों आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। एक्सक्रीशन क्या है? अपने बॉडी से मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या है मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स? अपने बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है उन रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। उन रिएक्शंस का जो साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट या नॉन यूजेबल प्रोडक्ट निकलता है उन प्रोडक्ट्स को मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स या मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। और उन वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या बच्चों ये बात सभी को बिल्कुल क्लियर हो गई? सर बट नॉट इन आरओ इन आवर किडनी, क्या कहना चाह रहे भाई?
आप बताओ। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, है ना? ये क्या, ये बात सभी को क्लियर आ गई? वही तो, क्या बताओ, क्या बातें चल रही भाई मिस्टर कैफ अली? सर बीपी लो या हाई की वजह से हो जाते हैं। क्या आप बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। टू द पॉइंट रहिए, टू द टॉपिक रहिए, स्टिक, है ना? पुरानी बातें, आपस में कोई बातें बिल्कुल नहीं करनी है। जो बात चल रही है उस बात से रिलेटेड कोई बात है तो ही टाइप करिए, है ना? बार बार मैं अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ यहाँ टाइप किए जा रहे हो। सर एक्सक्रीशन संडे टेस्ट में आएगा क्या? आपको टेस्ट का सिलेबस भेजा गया है ग्रुप पर, देखे आपने? सिर्फ सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट आएगा, एक्सक्रीशन नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ नाउ पे अटेंशन हो गई है कि ये बात सभी को क्लियर हुई, अपने बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सारे रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो वेस्ट निकल रहा है उन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट या मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट कहते हैं। उन मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स के एलिमिनेशन को एक्सक्रीशन कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? याद रखिएगा ये बात सभी लोग। अब सुनिएगा, ये जो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसमें से जो मेजर वेस्ट होता है, मेजर वेस्ट, वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट बच्चों, वेस्ट तो बहुत कुछ निकल रहा है बॉडी में, लेकिन जो मेजर, जो सबसे मैक्सिमम वेस्ट निकलता है वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट। और नाइट्रोजिनस वेस्ट फर्दर 3 मेन टाइप्स का है। कौन से 3 मेन टाइप्स? एक है अमोनिया, वन ऑफ देम इज अमोनिया, द अदर वन इज यूरिया एंड द थर्ड वन इज यूरिक एसिड। बच्चों फिर से सुनिएगा, क्या हमने बताया कि अपने बॉडी का जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है या बाई प्रोडक्ट है, उसमें से मेजर वेस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट है। नाइट्रोजिनस वेस्ट 3 टाइप के हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया बच्चों, अब इन तीनों के बारे में हमें बात करना है। ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट है। 3 मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट एनिमल्स में पाए जाते हैं, 3 मेन, एक अमोनिया, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड। अब सुनिए बच्चों, इन तीनों के बारे में बहुत सारी बातें मुझे करनी है आपसे। सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो इसके बारे में क्या लिख दिया जाए बच्चों? अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है। यूरिया इज लेस टॉक्सिक, ये कम टॉक्सिक है बच्चों, इट इज लेस टॉक्सिक। और यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड। बच्चों मोस्ट टॉक्सिक इज अमोनिया, लेस टॉक्सिक इज यूरिया एंड लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक इज यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, लेस टॉक्सिक यूरिया एंड लीस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड। बात सभी को क्लियर हो गई बच्चों? मैं रिकॉर्डेड, ठीक है कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, लेस टॉक्सिक इज यूरिया एंड लीस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड। अब सुनिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक है उसको उतना ज्यादा वाटर चाहिए होता है बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। क्यों? जितना ज्यादा खतरनाक, उसको उतना ज्यादा पानी में डाइल्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों ये बात सुनिए, अब ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, अब पे अटेंशन स्टूडेंट। क्या मैं कह रहा हूं बच्चों, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए HCl, सपोज HCl, और आपको HCl किसी वजह से, किसी दवा वगैरह या किसी वजह से आपको 100 ml HCl पीना है। अब तो आप डायरेक्टली तो कोई नहीं पी सकता है, लेकिन मान लीजिए कंपल्सरी पीना ही पीना है, लेकिन आपको एक ऑप्शन दे दिया गया, आप उसको एक ग्लास में 100 ml को मिला करके पी सकते हैं, आप एक जग में मिला करके 100 ml, एक जग पानी में मिला करके 100 ml HCl पी सकते हैं, और तीसरा एक बड़ी बकेट है 50 लीटर्स की, मान लीजिए, उसमें मिला करके पी सकते हैं। पीना तो है ही, आप सब लोग उस बकेट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, एक साथ नहीं, तो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में पी ले, लेकिन पीना है।
तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप वो एक पूरा बकेट 50 लीटर पानी में मिक्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है वहां सबसे ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, उसका असर सबसे कम रह जाएगा। ऐसे ही अपने बॉडी में सबसे टॉक्सिक अमोनिया है, इसको अगर बॉडी से बाहर करना है तो बहुत वाटर चाहिए। इतना वाटर बच्चों अपने पास तो नहीं है, ह्यूमंस मैमल्स के पास इतना वाटर नहीं है कि इतना ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल को डाइल्यूट करे, न्यूट्रलाइज करके बॉडी से एलिमिनेट करे। तो फिर क्या किया जाए, क्या ऑप्शन है? अमोनिया तो बन रहा है बॉडी में, लेकिन वाटर तो है नहीं उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो अब क्या किया जाए बच्चों? तो व्हाट वी डू इज वी कन्वर्ट दैट अमोनिया इनटू यूरिया। यूरिया कम टॉक्सिक है, इसलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए कम पानी चाहिए, और इतना पानी बच्चों अपने पास है कि हम लोग यूरिया को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां अच्छा, अगर कुछ एनिमल्स ऐसे भी है बच्चों जिनके पास तो और भी वाटर कम है, वो तो यूरिया भी एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो वो और लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट इज यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को सबसे कम वाटर चाहिए होता है एलिमिनेशन के लिए। तो सेकंड पॉइंट यही लिख दो बच्चों, जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक, इट रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर फॉर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। सबसे ज्यादा वाटर चाहिए होता है एलिमिनेशन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए। और बच्चों लेस टॉक्सिक जो यूरिया है बच्चों, इसको लेसर वाटर फॉर एक्सक्रीशन, इसको एक्सक्रीशन के लिए या एलिमिनेशन के लिए कम पानी चाहिए होता है। और जो यूरिक एसिड है बच्चों, इसके लिए क्या बोल दिया जाए? लीस्ट वाटर, सबसे कम वाटर चाहिए फॉर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन कहते हैं बच्चों। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अमोनिया इज मेड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। अपने बॉडी में जो प्रोटीन है ना बच्चों, जब हम प्रोटीन एक्सेस खाने लगते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है, और जब अमीनो एसिड्स को और तोड़ा जाता है तो अमोनिया निकलता है उसमें से। वो अमोनिया अपने बॉडी में एक्चुअल में बाई प्रोडक्ट है बच्चों। इज अमोनिया लेस कन्वर्ट? क्या सर अमोनिया कैसे कन्वर्ट? बच्चों पूरा एक साइकिल है जो हमारे लिवर में चलता है, उस साइकिल का नाम है यूरिया साइकिल। तो ये बात याद रखिएगा, अमोनिया NH3 इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। कहां पर बच्चों? बाय अ साइकिल दैट इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। और ये यूरिया साइकिल किस जगह चलती है बच्चों? लिवर में चलती है। तो ये बात सभी को याद रखना है कि हमारे बॉडी में जो अमोनिया है वो कन्वर्ट किया जाता है किसमें? यूरिया में। किस जगह पर बच्चों? लिवर में। किस प्रोसेस से? साइकिल से। उस साइकिल का नाम क्या है बच्चों? यूरिया साइकिल। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स में आपको बताता हूं, और एग्जाम्पल्स भी याद रखने का तरीका बताऊंगा। बच्चों, जो पानी में रहने वाले ज्यादातर एनिमल्स है वो सब अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जैसे एक नाम एक बार में मैं कह दूं, फिशेस। ज्यादातर मछलियां, ज्यादातर फिशेस, उनके पास पानी एक्सेस है, वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, अगर हम बात करें किसके बारे में, जैसे प्रॉन्स के बारे में, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सब भी तो पानी में रहते हैं बच्चों। क्रैब्स, टैडपोल, फ्रॉग्स के जो छोटे बच्चे होते हैं, टैडपोल्स, ये सब अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं। याद रहेगी ना ये बात बच्चों? जो पानी में, उनको पानी की क्या दिक्कत? पानी बहुत है उनके पास, जो मेनली एक्वाटिक एनिमल्स है, और खास करके जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं बच्चों। और डिटेल इसका क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, बट अभी आप इन जनरल यही याद रख लें, फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स, टैडपोल, ये सब अमोनिया एलिमिनेट करते, एक्सक्रीट करते, क्योंकि इनके पास पानी की दिक्कत नहीं होती, पानी की क्वांटिटी की दिक्कत नहीं होती। बच्चों, यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है? मैमल्स। जितने भी मैमल्स है, ज्यादातर, लगभग सभी मैमल्स। उसके अलावा फ्रॉग्स एंड एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस है बच्चों, एम्फीबियंस जैसे मेढक वगैरह, बड़े एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियंस, ये सब यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। एडल्ट एम्फीबियंस, मैमल्स, मैमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट्स, रैट, जिनके पास भी मैमरी ग्लैंड होता है बच्चों, जानते हैं ना मैमल्स, तो वो सब क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया।
और एडल्ट एम्फीबियंस भी क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। अब बात आती है यूरिक एसिड की। बच्चों यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है, और कभी कभी तो ये सॉलिड फॉर्म में भी रिलीज आउट किए जाते हैं, सॉलिड। आप सोच रहे होंगे सर सॉलिड यूरिन, ये सॉलिड यूरिन बच्चों किनमें, इन केस ऑफ, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको याद दिलवाता हूं बच्चों, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोगों ने घर पर कभी ना कभी जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जो लिजर्ड्स, छिपकलियां वगैरह अपने दीवारों पर रहती हैं, वो बीट करती हैं। तो उनका जो बीट होता है बच्चों, उनके बीट के साथ आपने देखा होगा, ये उनका बीट है मान लीजिए, इस बीट के साथ एक सफेद कलर का क्रिस्टल भी लगा हुआ होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये उनका एग है, ये उनका एग है। नहीं बच्चों, दैट इज नॉट द एग ऑफ लिजर्ड, दैट इज यूरिक एसिड क्रिस्टल। ये यूरिक एसिड का क्रिस्टल है, ये सॉलिड यूरिन है बच्चों। तो लिजर्ड मतलब क्या बच्चों, रेप्टाइल्स, याद रखना है, रेप्टाइल्स इसका एक एग्जांपल है। रेप्टाइल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं बच्चों, यूरिक एसिड। और एक और एग्जाम्पल बताता हूं, और ये एग्जाम्पल तो हर किसी ने लाइफ में कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। क्या, कभी कभी याद करिए, हम बड़ा तैयार होकर के, अच्छे कपड़े पहन करके घर से बाहर निकलते हैं, और पता चला किस्मत खराब थी, ऊपर से बर्ड उड़ते हुए आ रही है, उसने बीट कर दिया, और जो बीट कर दिया उसमें जो सफेद कलर का पेस्ट नजर आता है ना बच्चों, वो जो सफेद कलर का पेस्ट, वो यूरिक एसिड पेस्ट है, वो यूरिन है। आप कहेंगे सर वो तो उसका जो डाइजेस्टिव वेस्ट है और यूरिन, वो दोनों एक साथ रिलीज आउट हो रहा है। यस बच्चों, जो सफेद कलर का जो बीट बर्ड्स का आप देखते हैं ना, उसमें जो व्हाइट कलर का पेस्ट है ना, दैट इज यूरिक एसिड पेस्ट। याद रखिए बच्चों, बर्ड्स के बॉडी में भी पानी की कमी है, लिजर्ड्स में तो है ही है। लिजर्ड्स को कभी अपने पानी पीते हुए नहीं देखा होगा, तो पानी की कमी है बच्चों, तो पानी की कमी है, उस कमी के वजह से एक्चुअल में वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैंने क्या दिया बच्चों, एक और एग्जांपल मैंने बर्ड्स का दिया, बर्ड्स, है ना, याद रखिएगा। और एक बात सुनिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। हम लोग सड़क के किनारे जाते हैं, यूजुअली चिप्स का पैकेट खरीद करके सड़क से ही, सड़क पर कोई दुकान है, खा लेते हैं, और उसके ऊपर देखते हैं, कभी याद करिए, आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं। या कभी कभी हम लोग घर में अपने कपड़े वगैरह दरवाजे के पीछे टांग देते हैं, एक आध हफ्ते तक टंगा रहता है, डार्क कपड़े, ब्लैक कपड़े, उस पर व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट्स आपको नजर आते हैं। जानते हैं बच्चों, वो हाउस फ्लाइज का, मॉस्किटोज का यूरिक एसिड स्पॉट है, वो यूरिन है बच्चों उनका, है ना। वो चिप्स के पैकेट को ऐसे झाड़ करके खा लेते हैं बच्चे बगैर हाथ वॉश किए हुए। वो बेसिकली हाउस फ्लाइज का और मॉस्किटोज का यूरिक एसिड स्पॉट्स है। So now avoid eating food, buying it from roadside stools. बात समझ गए ना। अब तो याद रहेगा ना कि इंसेक्ट्स के अंदर भी वो क्या है, वो इंसेक्ट्स ही तो है। इंसेक्ट्स के अंदर भी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या है बच्चों, यूरिक एसिड। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? सर क्या इजेशन कम्स अंडर एक्सक्रीशन? बच्चों इजेशन एक पूरा प्रोसेस है, उसमें कुछ वेस्ट है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट में कंसीडर किए जा सकते हैं। अभी क्या आपको एग्जाम्पल सभी के याद हो गए? एक्वाटिक एनिमल्स का नाम आएगा तो आप क्या बोलेंगे, अमोनिया। अगर मैमल्स का और एडल्ट एम्फीबियंस का नाम आएगा तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, यूरिया। और अगर बात आता है बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का और इंसेक्ट्स का, आप क्या बोलेंगे बच्चों, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, बिकॉज दे हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर। आई होप स्टूडेंट्स ये बात सभी को समझ में आ गई। क्या इस बात में, इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है? व्हाट इज एक्सक्रीशन? जो मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी में जनरेट हो रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको एलिमिनेट करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। मैक्सिमम जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट 3 टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे टॉक्सिक अमोनिया, लेस टॉक्सिक यूरिया, लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है उसको बॉडी से बाहर करने के लिए सबसे ज्यादा पानी, जो लेस टॉक्सिक है उसको कम पानी, जो लीस्ट टॉक्सिक है सबसे कम पानी।
अमोनिया कौन एक्सक्रीट कर रहा है? जिसके पास वाटर बहुत है। कौन किसके पास वाटर बहुत है? जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड टैडपोल्स, ये सब अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं। यूरिया कौन एक्सक्रीट कर रहा है? मैमल्स और एम्फीबियंस। और यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट कर रहा है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब बताइए बच्चों, इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय JMI। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर्वर सलमान। ऑल क्लियर सर। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक क्यों है? बेटा अमोनिया, देखिए टॉक्सिसिटी किस बेसिस पर नापी जाती है कि वो हमारे बॉडी के सेल्स को कितना नुकसान पहुंचा रही है ना। तो अमोनिया सेल्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मे बी अब वो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि कैसे वो सेल्स के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट कर रही हैं, या उनके एक्यूमुलेशन से सेल्स पर क्या नुकसान पड़ रहा है। दैट मतलब वो फिर आगे रिसर्च वाली बात हो गई। कंफ्यूजन क्लियर इस बहुत रटना पड़ा था, अब नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। बट व्हेल लिव्स इन वाटर। बच्चों व्हेल वाटर में रहती है, लेकिन वो यूरियोथेलिक है, वो यूरिया एक्सक्रीट करती है। सर प्लांट्स भी टॉक्सिक प्रोड्यूस एक्सक्रीट करते हैं? बिल्कुल बच्चों, एंड में बताऊंगा, जब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बताऊंगा। वैसे प्लांट्स अपनी जो सूखी हुई पत्ती है उसके फॉर्म में अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। जो टैनिन्स, गम्स, रेजिन्स, जो एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं, वो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है। मैमल्स के बॉडी में भी थोड़ी क्वांटिटी यूरिक एसिड पाई, बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी बच्चों थोड़ा बहुत अमोनिया, थोड़ा बहुत यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, बट मेनली जो मेजर है वो यूरिया ही है। अमोनिया कहाँ स्टोर होता है? मतलब ये बेसिकली लिवर में ही तो मतलब लिवर में ही अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है ना यूरिया में। अच्छा, अमोनिया कहाँ स्टोर होता है? स्टोर तो बेसिकली नहीं होता है ना। अमोनिया जनरेट होता है जब अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है। Are and feces are byproduct of metabolic waste? Not all of the component of the feces. फीसीज में भी कुछ मतलब मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनके एलिमिनेशन को एक्सक्रीशन बोलेंगे, बट इजेशन इज नॉट कंप्लीटली एक्सक्रीशन। रेजिन्स क्या होते हैं सब बताऊंगा बेटा, अभी सब्र तो रखो मोहम्मद सैफ। इतना तेज दौड़ने की क्या जरूरत है, गिर जाओगे ज्यादा तेज दौड़ोगे। अभी टॉपिक आने दो, अभी वो टॉपिक पढ़ा नहीं रहे हैं, इसमें तुम उसका डिटेल पूछो। उमर हैदर, पब्लिक टॉयलेट व्हेन unclean for a long time gives strong smell of ammonia। बिल्कुल सही बात है बच्चों, वो अमोनिया का ही मेनली स्मेल होता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात सब। गॉल ब्लैडर में क्या टॉक्सिक वेस्ट है? गॉल ब्लैडर में बेटा कंसंट्रेशन होता है बाइल जूस का एक्चुअल में, है ना। तो उसमें क्या मतलब टॉक्सिक वेस्ट अगर उसके अंदर हम बोलेंगे तो बाइल जूस में भी वो जो बाइल पिगमेंट्स है वो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन के बाई प्रोडक्ट है, तो वो टॉक्सिक वेस्ट कही जा सकते हैं, या वो एक्सक्रीटरी वेस्ट बोली जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस। अब लास्ट में जाते जाते अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और भी पढ़ेंगे, और अलग अलग एनिमल्स में क्या क्या उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। Different groups of animals have different kinds of excretory organs और excretory parts। उनके excretory organs और parts पढ़ेंगे अलग अलग फाइलम के, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चों, इस पार्ट को मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूं, या यहाँ पर इस तरफ लिख रहा हूं। यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा स्पेस है। excretory organs, है ना, इन डिफरेंट। आप ध्यान दीजिए बच्चों, अब बाद में सवाल पूछेगा, एंड में दूंगा चांस आप लोगों को सवाल पूछने का। अब स्वेट में भी क्या टॉक्सिक वेस्ट होता है? बिल्कुल सही बात है, स्वेट में भी टॉक्सिक वेस्ट निकलता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब बाद में सवाल पूछेगा, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर कंसंट्रेट करें, एंड में टाइम दूंगा आपको सवाल पूछने का। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है? सबसे पहला बच्चों, लोअर ग्रुप्स में तो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है ना। ये स्टार्ट होता है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ से। तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ, प्लैटीहेल्मिन्थ को और भी क्या बोला जाता है बच्चों? फ्लैटवर्म्स। सब लोग जानते हैं ना बच्चों, फ्लैटवर्म्स, इनकी बॉडी चिपटी होती है, टेपवर्म जैसे एक एग्जांपल।
तो उनमें क्या पाया जाता है बच्चों? फ्लेम सेल्स। ऑलरेडी पूछा गया हुआ सवाल है एंट्रेंस के टेस्ट में कि फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किस एनिमल के या किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स के? तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। अच्छा, दूसरा सुनिएगा बच्चों, दूसरा देखिएगा, फाइलम एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में या हम लोग निमैटहेलमिन्थिस कह दें या निमैटोडा कह दें, उनमें क्या पाया जाता है? रेनेट सेल्स। रेनेट सेल्स है ना, याद रखिएगा, RENETT। रेनेट सेल्स पाए जाते हैं किसमें बच्चों? इन राउंड वॉर्म्स या एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस को और भी क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। और आगे चलते हैं बच्चों, फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा, इनमें क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया। NEPHRIDIA, नेफ्रीडिया। ये कहां पर पाया जाता है? फाइलम एनिलिडा में। एनिलिडा मतलब अर्थवॉर्म, लीच, है ना, ये सब क्या है? एनिलिडा। उनमें क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया। और आगे चलते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर कई अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है मैलपीजियन टिब्यूल्स। क्या बच्चों? मैलपीजियन टिब्यूल्स। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसका बच्चों? इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स के बाद अगर हम लोग क्रस्टेशियंस का, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे प्रॉन, जैसे क्रैब, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्रस्टेशियंस हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? इन केस ऑफ क्रस्टेशियंस क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? ग्रीन ग्लैंड्स हम लोग कह देते हैं, है ना। व्हाट इज प्रेजेंट? ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स। और अगर बात किया जाए अबाउट स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, इन सब के अंदर बच्चों, इनके अंदर कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है। कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड। और अगर बात किया जाए बच्चों, आर्थ्रोपोडा हो गया ना, मोलस्का, फाइलम मोलस्का भी एक बार लिख लूं फिर समझाऊंगा बच्चों। फाइलम मोलस्का में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, केबर्स ऑर्गन। केबर्स ऑर्गन या इसी का एक और नाम है ऑर्गन ऑफ बुजानस। ऑर्गन ऑफ बुजानस, BOJANUS, बुजानस। ये फाइलम मोलस्का में। एकाइनोडर्मेटा में कोई ऑर्गन नहीं है। और फिर आगे कॉर्डेट्स में, उन सब के अंदर बच्चों, उन सब के अंदर फिर किडनी पाई जाती है। ये मेजर या इंपॉर्टेंट वाले मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको यहां पर बता दिए बच्चों। अब बताइए यहां पर, अब बताइए यहां पर अगर प्रॉन्स और क्रैब्स, ये जो है क्रस्टेशियन वाले ग्रुप में आते हैं, उनमें ग्रीन ग्लैंड्स हैं या उसको एंटीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और उसके बाद ये जो स्पाइडर है उनमें कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है। फाइलम मोलस्का में केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजानस पाया जाता है। ऑर्गन ऑफ बुजानस या केबर्स ऑर्गन, ये पहला बच्चों किडनी जैसा ऑर्गन पाया जाता है मोलस्का में, है ना। हाउ टू रिमेंबर देम बच्चों? ये तो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। अब मेमोराइज कैसे करें? ज्यादातर कोशिश करें लिख करके, उसको कई बार लिखेंगे ना तो अपने आप वो चीज याद हो जाएगी। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चों अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये आपको याद रखना है बच्चों। ये एज सच सवाल पूछा जाता है, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना बच्चों। अब बताइए बच्चों, इसमें क्या किसी को कोई डाउट है ना? ये तो याद करना है बच्चों, है ना, इसको कोशिश करें, क्योंकि देखिए बच्चों, आप इससे यूज टू तब हो जाएंगे जब आप बहुत ज्यादा रिवीजन करेंगे। So the more you revise, the more you will actually have this solid in your mind. आपके दिमाग में ये उतना ही पुख्ता, उतना ही सॉलिड हो जाएगा जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे। सर आप आर्थ्रोपोडा के बारे में और समझा दीजिए बच्चों। आर्थ्रोपोडा के अंदर ये 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक इंसेक्ट्स है, इनमें मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। क्रस्टेशियंस भी आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। क्रस्टेशियंस में प्रॉन और क्रैब आते हैं, इनमें ग्रीन ग्लैंड्स है। स्पाइडर भी आर्थ्रोपोडा का तीसरा ग्रुप है, और स्पाइडर्स में कॉक्सल ग्लैंड होता है। मोलस्का के अंदर केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजानस। अब बताइए बच्चों, अब किसी को अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो,
है ना। तो अब पूछ लीजिए, अब आपको मैं टाइम दे रहा हूं 1-2 मिनट, जिसको भी जो सवाल हो क्विकली पूछ लीजिए। हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट दी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी का पूरा डिटेल और उसके अंदर नेफ्रॉन का डिटेल, यूरिन फॉर्मेशन, वो सब डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो किसी को, आप क्विकली पूछ लीजिए बच्चों। एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी वेस्ट, उनके पास एक पूरा वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, उससे वो एलिमिनेट करते हैं। प्लस उनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, अभी है ना उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे। नो डाउट, ऑल क्लियर सर, ठीक है बच्चों। बाय ट्यूब फीड्स एंड बॉडी सरफेस, बिल्कुल सही बात है। एकाइनोडर्म्स में वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, उसका एक पार्ट है ट्यूब फीट, उसके जरिए। क्या ये फालतू की न्यूज है रहमान? ओके सर, क्या भाई सभी है, क्या ये फालतू? क्लियर सर। सर्कुलेशन चैप्टर में लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल नहीं समझ आ रहा था सर। क्या लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज बेसिकली ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू लिम्फ फ्लो करता है। सर पसीने में भी क्या टॉक्सिक वेस्ट निकलता है? बिल्कुल सही बात है मोहम्मद सैफ। जो अपना स्वेट है ना, उसमें भी वेस्ट होता है, जैसे थोड़ा सा यूरिक एसिड होता है ना, देयर इज सम अमाउंट ऑफ यूरिया एज वेल, सो इट हैज excretory waste. We can't say it's toxic, but to some extent it may be toxic if it's in huge amount. Arthro means jointed बच्चों, है ना। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोर्ड का मतलब होता है फीट। सर टेल मी एग्जाम कब होगा? एग्जाम अब मैं तो बेटा कंट्रोलर ऑफ एग्जाम नहीं हूँ एएनयू का, तो मुझे कैसे पता होगा ये बात? यूरिया होता है सो लिटिल सॉल्टी। यस, यूरिया का टेस्ट क्या ही मैं बताऊं आप, है ना, आप ही बताइए। चलो बच्चों ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Okay, students. Now, sir, yes, sir. In some point toxic. That's why it makes our clothes somewhat white. सर रेस्पिरेशन आएगा संडे टेस्ट में बच्चों। सर्कुलेशन बोला तो है, टेस्ट में दिया है मैं, टेस्ट का सिलेबस आप लोगों के ग्रुप पर। अगर ग्रुप पर नहीं है तो ऐड हो जाइए ना। एक ही सवाल टेस्ट पे सिलेबस का ऑलरेडी भेज दिया बच्चों। बाय सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप शेयरिंग। अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए स्टूडेंट्स। नाउ यू आर ऑल इन द फैमिली ऑफ ड्रिफ्ट एकेडमी। आप सब लोग है ना ड्रिफ्टियंस हैं। प्रमोट द इंस्टीट्यूट, लेट all others get the benefit of our teachings. ठीक है बच्चों, all right, goodbye, take care.